नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर अल्लाहबादियां और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब। सबसे पहले आप सभी को मेरा दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांचक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद को इस कहानी के जंगलों में महसूस करेंगे। यह कहानी उन किस्सों में से है जिनसे न सिर्फ रोमांच झलकता है बल्कि अदम्य साहस और सूझबूझ की प्रेरणा भी मिलती है। और आज की कहानी है द पिपाल पानी टाइगर से जुड़ी जिम कॉर्बेट की लिखी हुई एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप थम से जाएंगे। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसी ही है, द पिपाल पानी टाइगर। यह कहानी केवल एक आदमखोर बाघ के शिकार की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें जिम कॉर्बेट ने अपनी सूझबूझ, साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। यह कहानी उन चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका सामना कॉर्बेट ने एक आदमखोर बाघ से किया। इस बाघ ने पिपल पानी के गांवों में खौफ और तबाही मचा रखी थी। हर किसी के दिल में डर बैठा था कि अगला शिकार कौन होगा। इस गांव के लोग सिर्फ डर के साए में जी रहे थे और बाघ की चपलता और चालाकी ने उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक अध्याय, द पीपल पानी टाइगर, एक बाघ, एक शिकारी और जंगल के बीच का खतरनाक खेल। पिपल पानी, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमयी छवि उभरने लगती है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और उन पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव, जैसे कि दुनिया की नजरों से परे हो। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था, एक ऐसा डर जो गांव के लोगों की आंखों में साफ दिखता था। बाघ, एक आदमखोर बाघ जो अब तक कई जानें ले चुका था। उसकी दहाड़ ने लोगों के दिलों में खौफ बसा दिया था। हर सुबह लोग सोचते कि क्या वो दिन उनकी आखिरी सुबह होगी, और अब मुझे उस जगह जाना था जहां हर तरफ खौफ ही खौफ था। अब इस कहानी का सारांश कॉर्बेट के शब्दों में। जब मैंने पिपल पानी के लिए अपनी यात्रा शुरू की, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं कई बार ऐसे खतरों का सामना कर चुका था, लेकिन हर बार यह अनुभव नया और चुनौतीपूर्ण लगता है। रास्ते में मुझे घने जंगलों की हलचल सुनाई देती रही। दूर से आती हुई किसी जानवर की आवाज, झाड़ियों में सरसराहट और हवाओं की सर्द थपेड़ें, यह सब मुझे आगाह कर रही थीं कि मैं किसी खतरनाक इलाके की ओर बढ़ रहा हूं। जैसे जैसे पिपल पानी करीब आता गया, वैसे वैसे जंगल और भी गहरे और डरावने हो गए। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, जिनकी शाखाएं आसमान को छूतीं, और उनकी छांव के नीचे छिपे हुए रास्ते, यह सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। मैं जंगल में जितना गहरे जाता, उतनी ही खामोशी मेरे आसपास घिरने लगती। एक अजीब सा डर जो मुझे हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखने को कह रहा था। जब मैं पिपल पानी पहुंचा तो गांव के लोग मुझे देखकर जैसे एक उम्मीद की किरण देख रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि बाघ पिछले कुछ महीनों से हर रात उनकी नींद हराम कर रहा है। कई बार वह दिन में भी हमला कर चुका था। अब गांव के लोग अपने घरों से बाहर कदम रखने से भी डरने लगे थे। बाघ ने उनके दिलों में खौफ भर दिया था, और सिर्फ यही नहीं, बाघ की चालाकी ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, साहब, ये बाघ तो जैसे इंसान का ही शिकार करता है। हम हर रात बस दुआ करते हैं कि अगली सुबह देख पाएं। मैंने उनके चेहरे पर डर की परछाई देखी। यह वही डर था जो मैंने पहले भी कई बार लोगों के चेहरे पर देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिपल पानी का यह बाघ बहुत ही चालाक और आक्रामक था। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके थे, लेकिन बाघ के खिलाफ उनकी कोई भी योजना काम नहीं आई। मैंने गांव वालों से बाघ के हमलों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। वे मुझे हर उस घटना के बारे में बताते गए जब बाघ ने अपने पंजों के निशान छोड़े थे। गांव के लोग बाघ की आदतों से परिचित हो गए थे, लेकिन हर बार वो उनकी सोच से आगे निकल जाता था। बाघ जैसे हर कदम पर उनकी चाल को समझ जाता था और उनसे एक कदम आगे रहता था। उसका हर हमला अचानक होता था, जैसे वह छाया बनकर गांव पर मंडरा रहा हो। मैंने अपने दिमाग में उन सुरागों को जोड़ना शुरू किया। बाघ का पैटर्न समझना मेरे लिए जरूरी था। वो कब और कहां हमला करता था, उसकी पसंदीदा जगहें कौन सी थीं, और सबसे महत्वपूर्ण,
वह कहां से आता था। मैंने गांव के आसपास के इलाकों का मुआयना किया। पिपल पानी का यह क्षेत्र बहुत ही कठिन था, घने जंगलों और गहरी घाटियों से भरा हुआ। बाघ कहीं भी छिप सकता था और उसकी चपलता उसे गांव वालों के लिए और भी खतरनाक बना देती थी। मेरी पहली रात पिपल पानी में काफी तनावपूर्ण थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे और बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपनी बंदूक को पास रखा, लेकिन मुझे पता था कि बाघ से आमना सामना आसान नहीं होगा। उसके हर कदम में चालाकी थी और उसे पकड़ना किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। मैंने सुबह होते ही गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। हर जगह मुझे बाघ के पंजों के निशान मिले, जो बता रहे थे कि बाघ ने उस इलाके में कई बार गश्त की थी। लेकिन उसकी असली गुफा कहाँ थी, यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। गांव के लोग कहते थे कि बाघ हमेशा रात में आता है, लेकिन मैं जानता था कि वह दिन में भी हमला कर सकता है। मुझे हर समय सतर्क रहना था। गांव के कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि बाघ को पिपल पानी के पास की पहाड़ियों में देखा गया था। वो इलाका और भी खतरनाक था। घना जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते और कई ऐसी जगहें जहां बाघ आराम से छिप सकता था। मैंने तय किया कि मैं उस इलाके की जांच करूंगा, क्योंकि अगर बाघ वहां छिपा था तो उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। मेरी अगली यात्रा उन पहाड़ियों की ओर थी जहां पिपल पानी का बाघ छिपा हुआ हो सकता था। मैंने अपने साथ कुछ गांव वालों को लिया जो उस इलाके से परिचित थे। हम धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे, हर कदम पर सतर्क, क्योंकि बाघ कहीं भी छिपा हो सकता था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और कहीं कहीं से चिड़ियों की आवाजें आतीं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी दहशत थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर कोई जानता था कि अगर बाघ कहीं पास है तो हमें अपनी जान बचाने का मौका भी शायद ना मिले। जंगल के उस इलाके में हमें बाघ के और निशान मिले। उसकी आदतें समझ में आने लगी थीं। वो एक शिकारी था जो अपने शिकार को छिपकर हमला करता था। उसकी चालाकी और ताकत उसे और भी खतरनाक बना रही थी। मैंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। मुझे उसकी हरकतों को पढ़कर उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना था। हम आगे बढ़ते गए और जंगल का माहौल और भी डरावना होता गया। हमें पता था कि बाघ कहीं पास ही है और हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। बाघ की दहाड़ दूर से सुनाई दी, जैसे वह हमें चेतावनी दे रहा हो। मैंने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ा, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ हथियार से कुछ नहीं होगा। हमें उसकी चालाकी को मात देनी थी और यह आसान काम नहीं था। इस तरह मैंने पिपल पानी के जंगल में बाघ की खोज शुरू की। उसके हर निशान को ध्यान से देखा, उसकी हरकतों को समझने की कोशिश की। यह सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक दिमागी संघर्ष भी था जिसमें बाघ और मैं एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की घनी हरियाली के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, मैं अपनी बंदूक के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। पेड़ों के बीच की सन्नाटे भरी हवा में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये वही जंगल था जिसमें पिपल पानी का खतरनाक बाघ छिपा हुआ था। वो शिकारी जिसने अब तक कई निर्दोष गांव वालों की जान ली थी। मैंने अपनी नजरें हर दिशा में दौड़ाईं। एक शिकारी की तरह मुझे बाघ के हर निशान, हर इशारे को पढ़ना था। गांव वालों ने बताया था कि बाघ इसी इलाके में घूमता था, लेकिन उसकी चालाकी और छिपने की क्षमता ने उसे एक खतरनाक दुश्मन बना दिया था। मैं अपने कदम धीमे और सतर्क रखता हुआ चारों ओर के माहौल को परख रहा था। हर हलचल, हर आवाज को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि बाघ कहीं भी हो सकता था। मुझे यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बुद्धि की भी। बाघ का हर कदम मुझे उसे पकड़ने से दूर ले जा रहा था, लेकिन मैं तैयार था अपने अनुभव और धैर्य के साथ। मैंने जंगल के बीच में उसके पंजों के निशान देखे, मिट्टी पर ताजा चिन्ह जो साफ बता रहे थे कि बाघ हाल ही में यहां से गुजरा था। यह वही संकेत था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सांसें भारी थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि मुझे पता था कि वह कहीं पास ही था। यह वह पल था जब शिकारी और शिकार के बीच की दूरी कम हो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा,
हर कदम के साथ और भी सतर्क होता गया, लेकिन जंगल का यह सन्नाटा एक भयानक डरावनी छाया बनकर मेरे ऊपर छाया हुआ था। हर सरसराहट में मुझे बाघ की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और फिर एक अचानक की आहट से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उस दिशा में नजरें दौड़ाईं जहां से आवाज आई थी। यह कोई छोटा जानवर नहीं था, आवाज में वजन था। मैंने अपनी बंदूक को और कसकर पकड़ा, लेकिन बाघ को पकड़ना आसान नहीं था। उसके शिकारी होने की सारी चालाकियां उसने इस जंगल में छिपने में लगाई थीं। मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां मुझे उसके होने का एहसास हुआ था। जंगल का हर हिस्सा मुझे चुनौती दे रहा था। पत्तों की हल्की सरसराहट, हवाओं की सर्दी और कहीं दूर पक्षियों की चीखें माहौल को और भी रोमांचक बना रही थीं। मैं एक ऊंचाई वाले हिस्से की तरफ बढ़ा जहां से मैं पूरे इलाके का जायजा ले सकता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस जगह तक पहुंच पाता, एक अचानक और जोरदार दहाड़ ने मुझे रोक दिया। वह बाघ था। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। बाघ अब कहीं पास ही था। उसकी दहाड़ जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए आई थी, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि जल्दबाजी में बाघ पर हमला करना बेकार हो सकता है। वह बहुत चालाक था और अगर उसे मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वह तुरंत गायब हो सकता था। मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह छिपा हुआ था, मुझे देख रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता था। मैंने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां से दहाड़ आई थी। पत्तों के बीच से गुजरते हुए मैं हर तरफ नजर रख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, अचानक एक भयंकर हलचल हुई और बाघ बिजली की गति से झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। मेरी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता, बाघ जंगल की गहराई में गायब हो चुका था। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि यह बाघ किसी साधारण शिकारी से कम नहीं था। उसने मेरे हर कदम को देखा और सही वक्त पर छिपने का फैसला लिया। यह मेरी पहली मुठभेड़ थी और मैं असफल रहा था। बाघ अपनी चालाकी से बच निकला था और मैं निराश खड़ा था, जंगल के बीच में अकेला। लेकिन यह मुठभेड़ सिर्फ एक शुरुआत थी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने अपनी निराशा को पीछे छोड़ा और आगे की योजना बनाने के लिए वापस गांव लौट आया। इस असफल मुठभेड़ ने मुझे और भी सतर्क बना दिया था। अब मुझे पता था कि बाघ कितना चालाक और खतरनाक था। अगले दिन की तैयारी मुझे और भी बेहतर करनी थी। मैंने गांव वालों से और जानकारी जुटाई और बाघ की हरकतों को और भी बारीकी से समझने की कोशिश की। अगली बार मैं उसे मात देने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिपल पानी का जंगल, जहां हवा भी थमी हुई लगती है और हर पेड़ के पीछे एक अदृश्य खतरनाक दुश्मन छिपा होता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पथरीली ढलानें और घने पेड़ों का जाल, मानो यह जंगल खुद बाघ का साथी बन चुका हो। इस जंगल में बाघ का पीछा करना आसान काम नहीं था। हर कदम पर एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। पत्तों की सरसराहट, सूखी टहनियों का टूटना और कहीं दूर से आने वाली जानवरों की आवाजें इस जंगली संसार में किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। मैंने जंगल की गहराइयों में कदम रखा, हर जगह की जांच की और बाघ के पैरों के निशानों को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन इस जंगल में बाघ ने अपनी चालाकी का जाल फैला रखा था। उसके पंजों के निशान कभी साफ दिखते थे तो कभी अचानक गायब हो जाते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह मेरे ठीक पीछे है, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता, वहां कुछ भी नहीं होता। यह उस शिकारी की चालाकी थी जो अपने शिकार को मात देने में माहिर था। पिपल पानी का ऊबड़ खाबड़ इलाका भी इस चुनौती को और बढ़ा रहा था। पहाड़ी रास्ते, पत्थरों से भरी पगडंडियां और खतरनाक खाइयां, जिनसे होकर गुजरना अपने आप में एक मुश्किल काम था। एक शिकारी की तरह मैं बाघ के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह काम उतना सरल नहीं था जितना मैंने सोचा था। हर बार जब मुझे लगता कि मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं, वह किसी न किसी तरह से बच निकलता। उसके पीछे चलते हुए हर पल एक मानसिक संघर्ष बन गया था। यह सिर्फ शारीरिक थकान का नहीं, बल्कि एक मानसिक लड़ाई का भी हिस्सा था। बाघ सिर्फ मुझसे शारीरिक दूरी नहीं बना रहा था, बल्कि मेरे धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा ले रहा था। कभी कभी ऐसा महसूस होता कि बाघ मुझे देख रहा है, मेरे हर कदम को पढ़ रहा है और सही वक्त पर गायब हो रहा है। एक दिन की बात है, जब मैं उसके बहुत करीब पहुंचा था। पत्तों पर ताजे निशान थे और मुझे पूरा यकीन था कि बाघ आसपास ही था। मैं पूरी तरह सतर्क था, हर कदम संभल कर रख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया,
बाघ फिर से गायब हो गया। उस पल मेरी निराशा की कोई सीमा नहीं थी। मैं जंगल के इस दुश्मन को पकड़ने की कोशिश में बार बार नाकाम हो रहा था। वह हर बार मुझे चकमा देकर भाग निकलता था। यह संघर्ष मेरे लिए एक मानसिक चुनौती बन गया था। मैं उसके हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाघ की चालाकी मुझे बार बार मात दे रही थी। वह न सिर्फ जंगल का राजा था, बल्कि अपनी चालाकी से मुझे भी चुनौती दे रहा था। उसकी उपस्थिति हर वक्त महसूस होती थी, लेकिन वह नजरों से हमेशा गायब रहता था। मैंने अपनी तकनीकों में बदलाव किया। मैंने जंगल के अलग अलग हिस्सों को खंगाला, उसके संभावित ठिकानों की जांच की, लेकिन बाघ का कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। यह मानो एक पहेली थी, जिसे सुलझाना मेरी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। हर बार जब मैं उसे पकड़ने के करीब आता, वह किसी जादू की तरह गायब हो जाता। यह पीछा सिर्फ एक जानवर के खिलाफ नहीं था, यह एक मानसिक लड़ाई थी जिसमें बाघ मुझे मानसिक रूप से थका देने की कोशिश कर रहा था। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता अब बाघ की छाया जैसा लगने लगा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि यह बाघ कितनी जानलेवा चुनौतियां खड़ी कर सकता था, लेकिन मैं भी उसे मात देने के लिए तैयार था। बाघ की चालाकी और मेरी तैयारी के बीच का यह संघर्ष किसी रोमांचक खेल से कम नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इस खेल में सिर्फ एक ही विजेता हो सकता था, और मुझे यह तय करना था कि वह विजेता मैं हूं। हर बार बाघ की चालाकी को समझने के लिए मैं अपने अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल कर रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ पेड़ों की शाखाएं हिलती हुईं, लेकिन आवाजें मानो कहीं खो गई थीं। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि वह घड़ी नजदीक है, वो पल जब मैं और पिपल पानी का खूंखार बाढ़ आमने सामने होंगे। मैं हर कदम को सावधानी से रख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक छोटी सी गलती मुझे भारी पड़ सकती थी। मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन यह सिर्फ हथियार नहीं था, यह मेरे धैर्य और हिम्मत का प्रतीक था। बाघ के पंजों के निशान मुझे उस दिशा में ले जा रहे थे जहां वह शिकार के लिए मंडरा रहा था। निशान ताजे थे और अब साफ दिखाई दे रहे थे। यह जंगल का वही हिस्सा था जहां पहले कई लोग इस खूनी शिकारी का शिकार हो चुके थे। गांव वालों के डर और कहानियां मेरे मन में गूंज रही थीं, लेकिन आज इस खतरनाक शिकारी का अंत होना था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाईं। पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर से आने वाली पक्षियों की आवाजें और हल्की हवा का झोंका, यह सब मिलकर वातावरण को और भी रहस्यमय बना रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि बाघ मेरे आसपास ही है, लेकिन वह अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह उसका तरीका था, वह जानता था कि कब और कैसे हमला करना है। जैसे ही मैं कुछ और कदम बढ़ा, अचानक जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध जो सिर्फ बाढ़ के आसपास होने पर आती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि यह वही क्षण है जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी बंदूक को मजबूत पकड़ के साथ संभाला, मेरी आंखें हर तरफ घूम रही थीं। यह वो पल था जब एक शिकारी दूसरे शिकारी से भिड़ने वाला था। तभी अचानक एक हल्की सरसराहट के साथ सामने की झाड़ियों में कुछ हिला। मेरी नसें तन गईं। बाघ अब मेरे सामने था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, सुनहरी और खतरनाक। उसकी चौड़ी छाती और लंबी पूंछ उसे और भी भयावह बना रही थीं। मेरी सांसें थम गई थीं और उस पल में मानो पूरी दुनिया ठहर गई थी। मैंने अपनी बंदूक को उसकी दिशा में ताना। बाघ ने अपनी आंखें मुझ पर गड़ा दी थीं। उसके हर कदम पर मैं नजर रख रहा था। उसकी चालाकी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वह भी जानता था कि अब खेल खत्म होने वाला है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि वह अपने आखिरी दांव की तैयारी कर रहा हो। मुझे एक पल का भी इंतजार नहीं करना था। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रण में रखा। मेरी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर कसी हुई थीं। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और वह मुझ पर छलांग लगाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंजों से मुझ पर वार करता, मैंने गोली दाग दी। आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और बाघ हवा में ही ठहर गया। उसकी दहाड़ सन्नाटे में बदल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस पल में मानो सब कुछ रुक गया। बाघ वहीं पड़ा था, उसकी आंखें अब निर्जीव हो चुकी थीं। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाकर देखा। वह अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था।
उस खूंखार शिकारी का अंत हो गया था जिसने इतने दिनों तक पूरे गांव में खौफ फैलाया था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक को एक तरफ रखा। यह वो क्षण था जिसकी मैंने कल्पना की थी, लेकिन अब जब वह सामने था तो उसमें एक अजीब सी शांति थी। यह सिर्फ बाढ़ का अंत नहीं था, बल्कि मेरे और उस जंगल के बीच के संघर्ष का भी अंत था। मैंने आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल अब पहले से भी शांत लग रहा था। पिपल पानी के गांव वालों के लिए अब एक नई सुबह होने वाली थी, और मेरे लिए यह जीत सिर्फ एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में थी जिसने प्रकृति के साथ एक अनकहा संघर्ष जीता था। इस मुठभेड़ ने मुझे यह सिखाया कि बाघ जितना खतरनाक था, उतनी ही खतरनाक थी उसकी चालाकी, और आज मैं उस चालाकी को मात देने में सफल हो चुका था। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, यह उन सब की जीत थी जो इस बाघ के खौफ से वर्षों से जी रहे थे। जंगल के उस सन्नाटे में, जहां अब बाघ का डर नहीं था, मैंने एक बार फिर अपने कदम पिपल पानी के गांव की ओर बढ़ा दिए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी उन तमाम लोगों के लिए जिनके जीवन में अब फिर से रोशनी लौटने वाली थी। बाघ के गिरते ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाघ का अंत हो चुका था, लेकिन मेरे मन में कई भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। मैं वहां खड़ा बाघ के निर्जीव शरीर को देख रहा था, और उस क्षण ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। यह केवल एक शिकारी की जीत नहीं थी, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच की जटिल लड़ाई का प्रतीक थी। जैसे जैसे आसमान की रोशनी मध्यम होती जा रही थी, मैंने अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस की। यह सच था कि मैंने गांव को उस खूंखार बाढ़ के आतंक से मुक्त कर दिया था, लेकिन बाघ की मौत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। बाघ एक खूंखार शिकारी था, लेकिन वह केवल अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने इंसानों को मारा, लेकिन वह क्या सच में आदमखोर था, या फिर उसे मजबूरी ने इस रास्ते पर ढकेल दिया था? गांव की ओर लौटते वक्त मैंने सोचा कि आखिर क्या वजह थी कि बाघ जैसे शानदार प्राणी को इस हद तक जाना पड़ा। क्या यह उसकी प्रकृति थी, या फिर जंगलों की तबाही और संसाधनों की कमी ने उसे इंसानों का शिकार करने पर मजबूर किया था? जंगल धीरे धीरे सिमटते जा रहे थे, और जानवरों के लिए उनकी प्राकृतिक भोजन श्रृंखला टूट रही थी। बाघ जैसी शक्ति और साहस से भरी जीव को आदमखोर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव वालों ने जब सुना कि बाघ मर चुका है, तो उनके चेहरे पर राहत की चमक साफ दिखाई दी। वर्षों से उनके जीवन पर बाघ का डर मंडरा रहा था, और अब वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, गांव के लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में आभार था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। मैंने बाघ को मारा था, लेकिन यह केवल एक समाधान नहीं था। यह एक संघर्ष का अंत था जो प्रकृति और इंसान के बीच में था। गांव वालों की खुशियां और आभार ने मुझे एक पल के लिए उस संघर्ष से अलग कर दिया। वे लोग वर्षों से इस डर के साथ जी रहे थे, और अब उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब वे अपने खेतों में काम करने और जंगल में जाने से नहीं डरेंगे। लेकिन मेरे मन में सवाल था, क्या यह संघर्ष यहीं समाप्त होता है, या फिर कहीं और कोई और बाघ इस मजबूरी के कारण इंसानों का शिकार बनेगा? बाघ की मौत के बाद मैंने यह समझा कि आदमखोर बाघों की समस्या का हल केवल उन्हें मार देना नहीं हो सकता। बाघ जैसी शक्तिशाली और खूबसूरत प्राणी को समझना जरूरी था। बाघ आदमखोर बनने के लिए पैदा नहीं होते, वे मजबूर होते हैं। चोटिल होने पर, या जब उनका प्राकृतिक शिकार खत्म हो जाता है, तो वे इंसानों की ओर रुख करते हैं। यह प्रकृति के संतुलन का टूटना था, जिसे हम इंसानों ने नजरअंदाज कर दिया था। मैंने बाघ के मृत शरीर को देखा, और एक बार फिर उस अद्भुत प्राणी के लिए सम्मान महसूस किया। उसने अपने जीवन की अंतिम सांसें मेरी गोली से ली थीं, लेकिन उसकी आंखों में उस अंतिम क्षण तक साहस था। वह जंगल का राजा था, और उसकी मौत भी वैसी ही भव्य और गंभीर थी। जंगलों की तबाही, इंसानों का बढ़ता हुआ दबाव, और बाघों का लगातार घटता हुआ अस्तित्व, यह चिंतन मुझे उस रात सोने नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि बाघ का आदमखोर बनना उसकी मजबूरी थी। वह परिस्थितियों का शिकार था, और इंसानों के साथ उसकी लड़ाई केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। गांव वाले अपने त्योहारों की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब उन्हें बाघ से डरने की जरूरत नहीं थी।
उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह मुझे संतोष देती थी, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था। यह खालीपन शायद उस सम्मान का था जो मैंने बाघ के लिए महसूस किया था। आखिरकार बाघ भी एक जीव था जो अपनी भूख, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। मैंने उसे मारा, लेकिन उसके प्रति मेरे दिल में कभी न खत्म होने वाला सम्मान था। बाघों का आदमखोर बनना हमारे पर्यावरण के असंतुलन का परिणाम था, और इसे ठीक करने के लिए हमें अपने जंगलों, अपने पशुओं और अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। उस रात जब मैं वापस अपने कैंप में पहुंचा तो मैंने सोचते हुए आसमान की ओर देखा। पिपल पानी का बाघ अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। वह सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, प्रकृति के उस संघर्ष का जो आज भी जारी है। मुझे उम्मीद थी कि भविष्य में हम इंसान और जानवरों के बीच की इस जंग को समझदारी और संतुलन से हल कर पाएंगे, ताकि न कोई इंसान बाघ का शिकार बने और न कोई बाघ इंसान का। बाघ के शिकार की इस घटना ने न केवल गांव वालों के जीवन में स्थायी बदलाव लाया, बल्कि इसने मेरे दिल और दिमाग पर भी गहरी छाप छोड़ी। पीपल पानी के लोग जो कभी बाघ के आतंक से घिरे हुए थे, अब एक नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस जीत का वजन केवल बाघ की मौत पर ही नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की समझ पर भी था जिसे मैंने और गांव वालों ने महसूस किया था। इस घटना ने गांव वालों को सुरक्षा और शांति का अनुभव कराया, लेकिन मुझे इसके पीछे की गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। बाघ और इंसानों के बीच का यह संघर्ष असल में बहुत पुराना और जटिल था। जब मैं उस बाघ को मारने के लिए निकला था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गांव वालों को सुरक्षित करना। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाघ के निशान पर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि यह उन परिस्थितियों का परिणाम था जिनमें बाघ को इंसानों पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकार के दौरान मैंने जितना रोमांच और खतरा महसूस किया, उसके बाद का आत्मनिरीक्षण उतना ही गहरा था। गांव वालों के लिए इस घटना का मतलब था कि अब वे अपने खेतों में वापस जा सकते थे, अपने बच्चों को बाहर खेलने की अनुमति दे सकते थे और रात को चैन की नींद सो सकते थे। उनके जीवन में जो डर और असुरक्षा थी, वह अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हीरो की तरह सम्मानित किया, लेकिन मेरे भीतर की कश्मकश इस जीत को पूरी तरह से संतोषजनक नहीं मान रही थी। शिकार करने का अनुभव शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरे थे। जब मैंने बाघ को मारा तो मुझे एक असहनीय सुकून महसूस हुआ। मैंने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन उस क्षण में मैंने महसूस किया कि यह जीत नहीं थी, यह केवल एक संघर्ष का अंत था। बाघ को मारने का रोमांच और संतोष अपने साथ एक गहरा दुख भी लेकर आया था। इस शिकार ने मुझे यह सिखाया कि शिकार केवल एक खेल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष है जिसमें हर प्राणी की अपनी जगह होती है। बाघ जैसा खूबसूरत प्राणी, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, वह भी केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। उसकी मौत ने मुझे यह एहसास कराया कि इंसानों और जानवरों के बीच का यह संघर्ष स्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय असंतुलन और मानव गतिविधियों का परिणाम है। बाघ की मौत ने मुझे उसके प्रति एक गहरा सम्मान दिया। वह केवल एक शिकारी नहीं था, बल्कि वह भी प्रकृति का एक हिस्सा था। उसकी चालाकी, उसकी ताकत और उसके जीने की जिजीविषा ने मुझे यह सिखाया कि प्रकृति के हर प्राणी का अपना महत्व है। इस शिकार ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि हमें केवल बाघों को आदमखोर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और उनकी परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। गांव वालों के लिए इस शिकार का महत्व उनके जीवन की सुरक्षा और शांति से जुड़ा था, लेकिन मेरे लिए यह शिकार मेरे अंदर एक गहरी समझ और संवेदना का प्रतीक बन गया। मैंने सीखा कि शिकार सिर्फ जानवरों को मारने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। यह हमें प्रकृति और उसके प्राणियों के प्रति सम्मान और संवेदना सिखाता है। बाघ की मौत के बाद मैंने महसूस किया कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। यदि हम जंगलों को बर्बाद करते रहेंगे तो इंसान और जानवरों के बीच यह संघर्ष बढ़ता ही जाएगा। हमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, ताकि न तो कोई इंसान बाघ का शिकार बने और न ही कोई बाघ इंसानों पर हमला करने के लिए मजबूर हो। इस शिकार की घटना ने मुझे जीवन और प्रकृति के बीच की नाजुकता को समझने का मौका दिया। मैंने सीखा कि बाघ जैसे जानवर केवल हमारे दुश्मन नहीं हैं,
बल्कि वे भी इस धरती के महत्वपूर्ण प्राणी हैं। उनकी सुरक्षा और संरक्षण हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार, इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि इंसानों और जानवरों के बीच का यह संघर्ष हमें एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि हमारे जीवन और जंगल के जीवन में संतुलन बना रहे। बाघ का मरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सीख थी। एक ऐसी सीख जो जीवन की गहराई और प्रकृति के प्रति सम्मान को सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी पीपल पानी के बाघ की रोमांचक और दिलचस्प कहानी। इस पूरी यात्रा में आपने मेरे साथ उन खतरनाक जंगलों का अनुभव किया जहां हर पेड़ और हर झाड़ी में सन्नाटा और रोमांच छिपा था। बाघ का पीछा करना, उसका सामना करना और अंत में उसे मारना एक असाधारण अनुभव था, और मैंने कोशिश की कि इस पूरी घटना का हर रोमांचक क्षण आपके सामने लाकर रख सकूं। मैं समीम अल्लाहबादिया आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ इस सफर को सुना और जिया। मेरे लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन का अनुभव था जिसे मैंने जिम कॉर्बेट की आंखों से देखा और आपके सामने पेश किया। हिंदी ऑडियो बुक क्लब पर मेरा मिशन यही है कि मैं आपको ऐसी कहानियों के साथ जोड़ सकूं जो आपको रोमांच, डर और प्रेरणा से भर दें। आप सबका प्यार और समर्थन मुझे लगातार प्रेरित करता है कि मैं ऐसी ही और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां आपके सामने लाता रहूं। आगे भी हम आपके लिए और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक कहानियां लेकर आने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हां, आने वाले अध्यायों में भी रोमांचक शिकारी अनुभवों और अद्भुत कहानियों का खजाना लेकर मैं लौटूंगा। अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला और रोमांचक होने वाला है, तो जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब से, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा है रोमांच और अनोखी जानकारी का भंडार। श्रोताओं का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।